Greetings everyone. Welcome to the official channel of Law Prep Tutorial. I am your mentor Harshvardhan Tripathi and I am back with you with the explained series. और बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने वेनेजुएला पे अटैक कर दिया है। ये न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग है और इसी वजह से आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर का जो एक्सप्लेन्ड सेक्शन है इंडियन एक्सप्रेस का वो भरा हुआ है ऐसी न्यूज़ से। आप चाहे द हिंदू पढ़ें, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, आपको अगले 4-5 दिन तक यूएसए और वेनेजुएला के ऊपर बहुत सारे एडिटोरियल्स आने वाले हैं, बहुत सारा एक्सप्लेन्ड सेक्शन आने वाला है जो मल्टीपल डायमेंशंस को एक्सप्लोर करेगा। अब क्या क्या डायमेंशंस हैं वेनेजुएला में और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में, उनको हम पहले समझ लेते हैं 2 मिनट। देखिए, वेनेजुएला एक ऑयल रिच कंट्री है, यानी उसके पास रिजर्व ऑयल बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस ऑयल को उसने एक्सट्रैक्ट नहीं किया है। वेनेजुएला को इसी वजह से पेट्रो स्टेट भी बोला जाता है। वेनेजुएला में जो हाल फिलहाल पॉलिटिकल मूवमेंट चल रहा है उसको बॉलिवेरियन मूवमेंट बोला जाता है। ये बॉलिवेरियन मूवमेंट है क्या? ये बॉलिवेरियन मूवमेंट बेसिकली स्टार्ट हुआ था वेनेजुएला में 1970s के पहले, या 1970s 1980s के रेंज में आप कह सकते हैं ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, जिसमें बॉलिवियन गवर्नमेंट, जिसमें वेनेजुएला की गवर्नमेंट में जो लीडर्स थे उन्होंने बोला था कि हमें एक तरीके से स्पेनिश कंट्रोल को लैटिन अमेरिका से रिमूव करना है। आपको पता होना चाहिए कि साउथ अमेरिका में स्पेन का कंट्रोल हुआ करता था। स्पेन ने टू एन एक्सटेंट अमेरिका के आसपास भी कंट्रोल काफ़ी ज़्यादा किया है, इसीलिए स्पेनिश इज वन ऑफ द मेजर लैंग्वेजेस स्पोकन इन द लैटिन अमेरिकन रीजन। This is one of the you can say reasons why you do not find any sort of political stability in many of the Latin American countries. All the more after COVID-19 and the global supply chain का crisis, Latin American countries में आप देखेंगे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है, महंगाई काफ़ी ज़्यादा है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी इज़ अ वेरी 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 मेजर फैक्टर। दूसरा, बिकॉज इट इज प्रॉक्सिमिटी टू अमेरिका, नज़दीक है अमेरिका के, गल्फ ऑफ मेक्सिको के, तो 2 वजह से यहाँ पे अमेरिका का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा रहता है। पहला, अमेरिका सबसे बड़ा एयर पावर, नेवल पावर, मिलिट्री पावर है उस रीजन का। अटलांटिक ओशन में होने वाले सारे ट्रेड जो है वो अमेरिका के विजिलेंस, अमेरिका के सुपरविजन में रहते हैं। दूसरा, वेनेजुएला इज वेरी क्लोज टू द कैरिबियन आइलैंड कंट्रीज and a lot of sea trade happens in through that region, and thereby आपको पता होगा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस एपिसोड के बारे में, यानी यहाँ पे यूएसएसआर और यूएसए का हिस्टोरिकल एनिमोसिटी देखने को मिलती है, which means these two countries, Latin American countries, Caribbean islands, are always under different pulls and pressure which is between America and Russia. Things get even more complicated now because China is also expanding its outreach or dominance, and China is doing it through Belt and Road Initiative. China has lately expanded into Africa and is also venturing out into the Latin American region. And America would like to counter the influence of Russia and China into the Latin American region. So, what could be an easy way out? What could be a soft target? Obviously, America cannot take intervention, military intervention into a politically stable country or a country which has good number of, you can say, people, a huge population like Brazil or Argentina for that matter. America has usually justified its intervention into different countries. By intervention, I do not mean political intervention, I am indicating military intervention, by stating that ये लोग criminals हैं, ये लोग war fugitives हैं, ये लोग drugs smuggle करते हैं, ये लोग terrorist activity में involve रहते हैं, ये American citizens के against actions लेते हैं, so on and so forth. ऐसा ही कुछ जस्टिफिकेशन डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैंपेन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के अंदर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से ड्रग ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करने के लिए कर रहे हैं, ऐसा बोला जा रहा है। देखिए, लैटिन अमेरिका में ड्रग ट्रैफिकिंग क्यों होती है? कोई भी लैटिन अमेरिका की कंट्री ले लीजिए, चाहे आप पेरू ले लीजिए, कोलंबिया ले लीजिए, निकारागुआ ले लीजिए, चाहे आप ब्राजील ले लीजिए, चाहे आप अर्जेंटीना ले लीजिए, चाहे आप वेनेजुएला ले लीजिए,
Paraguay, Uruguay, all of these countries are having the cocaine problem. नाउ कोकेन प्रॉब्लम कोई आज की नहीं है। यहाँ पे कोकेन बेसिकली एक कोका लीफ से बनता है, और जो यहाँ पे इंडिजिनस कम्युनिटी रहती है, एंडीज माउंटेन के आसपास की जो कम्युनिटी है, पहाड़ में रहने वाले जो ट्राइबल्स हैं, वो उस कोका प्लांट को 5000 साल से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 5000 साल से वो उस प्लांट की यू कैन से खेती बाड़ी कर रहे हैं। वाई आर दे डूइंग दैट? उनके लिए उसके दो इंपॉर्टेंस है। एक, उसका कल्चरल सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। दूसरा, वो पेन रिलीफ की तरह यूज किया जाता है। इट वॉज द अमेरिकन बॉटनिस्ट, इट वॉज द अमेरिकन यू कैन से बायोलॉजिस्ट, मेडिकल साइंस में जो रिसर्च कर रहे थे, वो लोग जब गए साउथ अमेरिका में और उन्होंने कोका प्लांट देखा, मैरिजुआना वाला प्लांट्स देखा, तो उनको उसकी मेडिसिनल वैल्यू लगी। और 1970 से लेके 1980s के बीच में काफ़ी ज़्यादा तादाद में ये जो मेडिसिनल प्लांट्स हैं, इनको खुले तौर पे अमेरिकन मार्केट में बेचा जाने लगा। ये काफ़ी लेट हुआ कि यूएस ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने डिसाइड किया कि ये एक फेटल एडिक्टिव यू कैन से ड्रग है, इट्स नॉट अ प्लांट, इसकी मेडिसिनल वैल्यू नहीं है, और इसको बैन करना चाहिए या इसको रेगुलराइज करना चाहिए। तब तक लोगों को इसका स्वाद लग चुका था, लोग इसके आदी हो चुके थे, और नशे के रूप में इसको अल्कोहल और अदर ड्रग्स के साथ कोकेन को भी देखा जाने लगा। तो ये लैटिन अमेरिका, बिकॉज ये यू सी पॉपुलर हुआ, तो ये अब मिडिल ईस्ट में भी आया, मिडिल ईस्ट में आया, ये अफ्रीका में भी आया, ये ईस्ट एशिया में भी आया, ये सेंट्रल एशिया में भी आया, और हाल फिलहाल आपको पूरी दुनिया में कोकेन आपको बिकते हुए दिखाई देगा। अमेरिका ने सोचा कि वेनेजुएला एक कंट्री है जहां से काफी ज्यादा इलीगल तरीके से, समुद्री रास्ते से, बोट्स के रास्ते से मेक्सिको में ड्रग ट्रैफिकिंग हो रही है, और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर भी हो रही है। अब इस रीजन को उन्होंने जोड़ दिया करंट पॉलिटिकल पोजीशन से, जिसमें आप मदुरो का नाम बार बार सुनेंगे। अब क्या है वो पूरी कहानी, वो हम आपको अभी डिटेल में बताएंगे। ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होने वाला है। ऑल्सो ये एक ऑन गोइंग स्टोरी है, यानी ये एक डेवलपिंग स्टेज पे है, और हम इसको इनिशियली समझ लें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अदर फैक्टर्स, अदर जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स को इन्फ्लुएंस करने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल पीस प्राइज चाहिए था। डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था कि मैं दुनिया में शांति का यमदूत बन गया हूं और मुझे नोबेल पीस प्राइज दिया जाए। ऐसा नहीं हुआ। आप देखेंगे इस बार का नोबेल पीस प्राइज जो है वो माचादो नाम की वुमेन को दिया गया है, जो कि मादुरो की पॉलिटिकल राइवल हैं और एग्जाइल में है, राइट। और इस समय उनको बोला जा रहा है कि वो प्रोटेस्ट लीड करें। मदुरो के जाने से काफी ज्यादा लोग खुश हैं वेनेजुएला में, दैट्स अ फैक्ट। लेकिन अगर आप आसपास की बाकी कंट्रीज के प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट से पूछेंगे, छोटे देशों से पूछेंगे, तो वो उसको अमेरिकन इंपेरियलिज्म का एक नया रूप बोल रहे हैं। ट्रंप 2.0 के अंदर, मागा के अंदर अमेरिका 2.0 देखने को मिल रहा है। क्या 2003 में जिस तरीके से अमेरिका ने इराक में इन्वेजन किया, जिसके रिएक्शन में अलकायदा बना, आईएसआईएस बना, अमेरिका ने जिस तरीके से अफगानिस्तान में इंटरवेंशन किया, जिसके रिएक्शन में तालिबान एक इंटरनेशनल मिलिटेंट आउटफिट की तरह बना, क्या वेनेजुएला भी नेक्स्ट होने वाला है? आपको अगर थोड़ा डायनेमिक समझना है कि किस तरीके से CIA, FBI, वहाँ की DEA और दुनिया भर की एजेंसीज इंटरवेंशन करती हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग को प्रमोट करती हैं, इलीगल मनी यूज करती हैं, उस इलीगल मनी से इलीगल वेपन्स खरीद के स्मगल किए जाते हैं, ताकि वो AK-47 जो स्मगल हुई है वो दिखाई जा सके कि रशिया वहाँ पे इन्वॉल्व्ड है, और हम रशिया से बचाने के लिए उस कंट्री में घुस रहे हैं। आप मूवी देखिएगा टॉम क्रूज की 2017 की अमेरिकन मेड, वो एक रियल लाइफ स्टोरी है, एक पायलट के ऊपर की कहानी है कि वो CIA, DEA, FBI के मायाजाल में और पाब्लो एस्कोबार के मेडेलिन कार्टेल की कहानी के बीच में कैसे फंस जाता है। और अंततः एट द एंड ऑफ द स्टोरी यू विल फाइंड कि वो अमेरिका का तो दुश्मन बन ही गया, क्योंकि अमेरिका ने उसको बोला कि तू ड्रग ट्रैफिकिंग करता था।
सीआईए ने बोला तुम कोवर्ट ऑपरेशन करते हो तो हम दुनिया को बता नहीं सकते। और कर तो वो अमेरिकन इंटरेस्ट के लिए रहा था, लेकिन बाद में अमेरिका ने भी उस पर क्विट कर दिया। राइट, जो आदमी उससे ये गलत काम करा रहा था सीआईए का, उसने अपने हाथ खड़े कर दिए और वो दुश्मन भी बन गया। किसका? वो दुश्मन भी बन गया था पाब्लो एस्कोबार का। अब उसको मारा किसने? सीआईए ने मारा, डीईए ने मारा, एफबीआई ने मारा, या पाब्लो एस्कोबार के किसी गैंग मेंबर ने एंड में मारा? ये हमें आज भी उस मूवी को देखने के बाद भी क्लियर नहीं होता है। इसी तरीके से आप नार्कोस देखोगे, इसी तरीके से वो बड़ी फेमस जैक रायन सीरीज चल रही है, जिसका एक सीन बहुत फेमस हो रहा है, कि डायलॉग बहुत फेमस हो रहा है कि किस तरीके से अमेरिका छोटी कंट्रीज में इंटरवेंशन को जस्टिफाई कर सकता है ड्रग ट्रैफिकिंग को एक रीजन बना के। ये सब कुछ हमें रियल में देखने को मिल रहा है। ये एक रियल लाइफ एपिसोड बन गया है फॉर अस टू थिंक अबाउट, एंड यू कैन फाइंड सो मेनी एक्सप्लेन्ड सेक्शंस। तो मूविंग फॉरवर्ड, अगर हम अपनी कहानी में थोड़ा सा इस चीज को आगे लेके जाएं, तो आप पाएंगे, जस्ट अ मिनट, just a minute. Yes, so you will find here that the story gets on interesting and interesting, and here you can find Donald Trump looking after the entire operations. Moving forward, let us try to understand. So this is the photograph of Nicolas Maduro, which is released. He is being detained in nearby New York. So आपको दिखाई देगा, Venezuela is very close to this Gulf, Panama Canal, okay, Gulf of Panama and everything, okay. Venezuela is very close to a US port town which is called as Miami, and Miami is known for holiday spot. Miami is known for drug trafficking. Miami is known for its Miami culture, ठीक है। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ड्रग ट्रैफिकिंग इस रीजन से होती है। ऑल्सो अगर आप देखेंगे, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो बेल्ट है, ये न्यूज़ में रहता है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, क्योंकि इसको डंकी रूट भी बोला जाता है। इस रूट से इलीगल इमिग्रेशन भी होता है। यहाँ पे डैरियन गैप का जंगल है। ये सारी चीज़ें लास्ट ईयर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में थी। ये कुछ हालत हुई है, ऐसा कि आप फोटोग्राफ में देख सकते हैं। फोर्ट ट्यूना, वेनेजुएला's लार्जेस्ट मिलिट्री कॉम्प्लेक्स, इसको यूएस ने उड़ा के, बमबारी करके इसके क्या हालात कर दिए हैं। ऐसा लगेगा कि ये यूक्रेन की कोई फोटोग्राफ है जहाँ पे रशिया ने अटैक किया है। तो जिस तरीके से रशिया यूक्रेन के पीछे पड़ा हुआ है, आपको दिखाई देगा अमेरिका ने भी कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। अब यूएस एयर स्ट्राइक्स की बात करिए, तो यूएस की एयर स्ट्राइक वेनेजुएला के कैराकास रीजन में हुई। फर्टे टियोना, ला कार्लोटा, एंटेना एल वॉल्कॉन, एक एयरपोर्ट भी है, ह्यूगरॉट एयरपोर्ट, और पोर्ट ला ग्यूरा। Now these are, my pronunciation can be very very bad on these aspects, but the viewpoint is that ये जो cities हैं, ये जो locations हैं, ये एक important MCQ एरिया हमारे लिए बना हुआ है। उसके बाद इस ऑपरेशन को, जिसको एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया अमेरिका के द्वारा, उस पर हम देखेंगे कि कहानी शुरू होती है रात के 12-1 बजे, जब यूएस के जेट्स कैराकास रीजन में एंटर करते हैं, कार्लोटा एयरबेस, फोर्ट ट्यूना पे बॉम्बार्डिंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे 1 बजे के बाद 2 बजे ये कैराकास में और एक्सप्लोजन्स दिखाई देते हैं, और कि पूरी तरीके से वेनेजुएला के एयर डिफेंस सिस्टम को उड़ा दिया गया। एक तरीके का रेडियो साइलेंस बना दिया गया। वहां पे कुछ पता ही नहीं चल रहा है कि मिसाइल्स और जेट्स कब आएंगे। फर्दर आप देखेंगे 3 हेलीकॉप्टर्स जो है मदुरो के सेफ हाउस की तरफ मूव करना स्टार्ट करते हैं, और 2 से 2:30 बजे के बीच में मदुरो के कॉम्प्लेक्स में अटैक या रेड स्टार्ट होती है। उसकी ये फोटोग्राफ आती है। 3 से 4:30 बजे के बीच में मदुरो को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, और यूएस की नेवल शिप पे एक तरीके से इसको ट्रांसफर किया जाता है, जिसके बाद वो मूव करता है न्यूयॉर्क की तरफ, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तरफ। तो यहाँ पे इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैप्चर बोला जा रहा है वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो एंड हिज वाइफ Celia Flores. Now Celia Flores is a very strong person in Venezuelan politics. दुनिया भर के ड्रग कार्टल्स, वॉरलॉर्ड्स, मिलिशिया ग्रुप्स, मेडलिन कार्टल से कांटेक्ट इनकी वाइफ के हैं, और काफी टाइम तक ये वेनेजुएला की पॉलिटिक्स में कंट्रोल कर रही हैं।
मदुरो की जो फैमिली है वो भी वेनेजुएला की पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा प्रोमिनेंस में है, हम आगे भी देखेंगे कैसे। 2024 में जो वेनेजुएला का इलेक्शन हुआ है वो रिग्ड था, यूएस ऐसा कहता है। यूएस की फेडरल कोर्ट ने न्यूयॉर्क में ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए बहुत सारे अदर मामलों में निकोलस मदुरो को जिम्मेदार ठहराया है। चार्जेस लगे थे नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग के, टेररिज्म के, कोकेन इंपोर्टेशन के, इस तरह की बातों के। और ब्रॉडर कंसर्न क्या है? ब्रॉडर कंसर्न ये है कि ये दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा। यूएस का इस तरह का इंटरवेंशन साउथ अमेरिका में इज अ वेरी वेरी न्यू थिंग एंड इट रेजेस कंसर्न्स, serious concerns over international law violation and the threat on the sovereignty of a particular country। तो लीगल स्टूडेंट्स हो आप लोग, तो आप समझ सकते हो कि ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है जहां पे यूएन चार्टर का एक मिलिट्री पावर वायलेशन करते हुए दिखाई दे रही है। ऑल्सो इस ऑपरेशन के ऊपर बहुत ज्यादा और भी न्यूज आ रही है जहां पे आपको देखने को मिलेगा कि यूएस की वेनेजुएला की सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम प्रेसिडेंट बिठा दिया है। न्यूज ये भी आ रही थी कि वो इंटरिम प्रेसिडेंट जो है वो रशिया में थी। शी इज अ लेडी एंड शी वाज इन रशिया बाय द टाइम शी वाज अनाउंस्ड एज द प्रेसिडेंट। नाउ हियर इन दिस केस, यू नो, Mark Rubio, who is the US Secretary of State for United States of America, had a phone call with that particular lady and has asked whether she is going to cooperate with America in further such interventions or not। रशिया हैज सेड कि वो पर्सन, वो लेडी मेरी कंट्री में क्यों ही आएगी, क्या ही करेगी। सो यू डोंट नो अंटिल अनलेस इट गॉट कम्स टू लाइट, यू डोंट नो किन कंट्रीज ने इस पर्टिकुलर चीज का कंडेमनेशन किया है, क्रिटिसाइज किया है। ऑब्वियसली जो कंट्रीज अमेरिका के अगेंस्ट हैं, रशिया है, ईरान है, चाइना है, इन कंट्रीज ने अमेरिका के इस इंटरवेंशन का कंडेमनेशन किया है। क्यूबा ऑल्सो हैपेंस टू बी वन ऑफ दोज कंट्रीज। ट्रंप ने बोला यूएस ऑयल कंपनीज विल गो इनटू वेनेजुएला which has the largest oil reserve in the world। We are going to make a lot of money, a lot of money। They have stolen our oil and we are going to take all of that। That is what Donald Trump has said। What is the name of the US ship जिसके ऊपर मदुरो को बिठा के न्यूयॉर्क लेके गए? Iwo Jima। That is what you're going to remember। So these are the MCQ areas। These all facts should go down into your current affairs की copy। Okay, now all of this particular thing we have already discussed। Can a transnational crime be treated as a ground for military intervention? This is a big legal question that is coming before the entire world। क्या एक ट्रांसनेशनल क्राइम को, एक ऐसा क्राइम जो कई कंट्रीज को अफेक्ट करता है, आप उसके बेसिस पे मिलिट्री इंटरवेंशन कर सकते हैं? अगर इफ दिस इज ट्रू, लेट अस सपोज where exactly India is placed in its relation to Pakistan। All right, now let us suppose if India uses this particular intervention as a justification to invade into Pak occupied Kashmir, stating that waging terrorism or sponsoring terrorism from Pakistan into India is also a transnational crime that demands military intervention, would India be incorrect? No। Second, it is the same country, America being the same country which had stated हमारे जो भी operations हुए थे, जो भी हमारी air strikes into Pakistan हुई थी, अमेरिका ने बोला था कि it's a serious concern and we do not want South Asia to get destabilized again। Okay, this is the same country, these are the same persons who were there in power in America when India conducted all of these air strikes। It's a clear violation of Article 2 Clause 4 of UN Charter also। ऐसा experts का कहना है, अमेरिका ऐसा नहीं मानता है। कहता है कि किसी भी तरह का थ्रेट या फोर्स, आप एक कंट्री बनी हुई है, उसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है, एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस है किसी स्टेट के, आप उसके अगेंस्ट मिलिट्री स्ट्राइक्स नहीं कर सकते। अब वेनेजुएला का तो प्रेसिडेंट है, वेनेजुएला के पास तो पार्लियामेंट है, वेनेजुएला का इलेक्शंस होता है, वो अलग बात है कि इलेक्शंस रिग्ड होता है। तो उस तरीके से नॉर्थ कोरिया में तो इलेक्शंस होते ही नहीं है, व्हाई डोंट यू गो देयर। उस तरीके से तो चाइना में वन पार्टी सिस्टम है जो कि एक डेमोक्रेसी पूरी तरीके से नहीं है, व्हाई डोंट यू इंटरवीन देयर। उस तरीके से चाइना अगर ताइवान को कंट्रोल कर ले तो चाइना के अगेंस्ट भी आप कुछ नहीं बोल पाओगे। तो अमेरिका ने जो ये रायता फैला दिया है,
क्या उसके पास उसको समेटने की क्षमता है, क्या वो उसके रिपरकशंस को हैंडल कर पाएगा? ये सभी ओपिनियंस हमको न्यूज़पेपर में देखने को मिल सकते हैं। आर यू गेटिंग दिस? सबके मन में एक ही सवाल है, अमेरिका ने आफ्टर ऑल ऐसा क्यों किया? अब उसके रीजंस एग्जैक्टली क्या है, ये तो अमेरिकन पॉलिटिकल सिस्टम को, उनके ब्यूरोक्रेट्स को, उनमें जो सत्ता में बैठे लोग हैं, दे नो इट मोर देन what we can speculate or get to know about. However, all of these are early speculations. Okay, Article 51 of the UN Charter provides an exceptions which allows you to strike militarily if you are using it for self defense. वेनेजुएला की sovereignty का ये क्लियर वायलेशन है। ड्रग ट्रैफिकिंग आर्म्ड अटैक नहीं माना जाता, तो आप मारामारी नहीं कर सकते। काइनेटिक मिलिट्री असॉल्ट्स कैन ट्रिगर सेल्फ डिफेंस। वेनेजुएला काउंटर स्ट्राइक कर सकता है, आज नहीं, कल नहीं, थोड़े समय के बाद रुक के कर सकता है। वेनेजुएला आसपास की कंट्रीज का सपोर्ट लेके एक जॉइंट ग्रुप बना के आपके अगेंस्ट अटैक कर सकता है, तो पूरा का पूरा वो साउथ अमेरिका वाला रीजन हॉस्टाइल हो जाएगा, which again will bolster one important point, and guess what is that? यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में P5 टॉप 5 परमानेंट मेंबर्स की बात होती है। भारत, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, जापान, जर्मनी जैसे देश P5 को P10 करना चाहते हैं। 5 अन्य मेंबर्स यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट पे जोड़ना चाहते हैं। अगर इमेजिन करिए, ब्राजील जैसा देश अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे होता और परमानेंट मेंबर होता, तो क्या अमेरिका को परसुएट नहीं कर लेता यूएनएससी में? क्या दबाव नहीं बना पाता? बिल्कुल बना पाता। और ऐसे केस में यूएनएससी में आपको दिखाई देता रशिया, चाइना, ब्राजील, इंडिया, ये सारी कंट्रीज एक तरफ होती अगेंस्ट अमेरिका। आर यू गेटिंग दिस? बट क्योंकि यूएनएससी में ये रिफॉर्म नहीं हुआ है अभी तक, अगेन इट बिकम्स अ वेरी क्लियर पॉलिटिकल मैसेज टू ऑल ऑफ अस कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में डीप सीटेड, डीप रूटेड रिफॉर्मेशंस की रिक्वायरमेंट है। अदरवाइज मिलिट्री जायंट्स ऐसा करते रहेंगे, जस्टिफाई करते रहेंगे। चाइना इसको रीजन बना के म्यांमार को भी इन्वेड कर सकता है, क्योंकि अगेन म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये कंट्रीज भी सिमिलर प्रॉब्लम से जूझ रही हैं जो साउथ अमेरिका या लैटिन अमेरिकन कंट्रीज इससे डील कर रही हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग, इनस्टेबल पॉलिटी, फैमिली ग्रुप्स का बहुत ज्यादा दबदबा है, बिजनेस कार्टल्स का बहुत ज्यादा दबदबा है, इलेक्शंस फ्री और फेयर नहीं होते हैं, डेमोक्रेसी सूडो डेमोक्रेसी है, एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी इस रीजन में भी नहीं है। तो ये सारी चीजें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं। अगेन ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप देखेंगे डीए हेडक्वार्टर के पास मदुरो को और उसकी वाइफ को एक डिटेंशन सेंटर ब्रुकलिन में रखा जा रहा है। ये बीबीसी की कुछ फोटोग्राफ्स है हमारे पास, और ये हमने आपको पहले भी बताया कि उसको किस तरीके से आइवो जिमा में बिठा के एक्सट्रैक्ट किया गया है। ग्लोबल रिएक्शन अभी कंफ्यूज्ड है। यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल ने इसको डीपली अलार्मिंग सिचुएशन बोला है, और बोला है ये एक डेंजरस प्रेसिडेंट हमारे लिए सेट करेगा। स्ट्रेटेजिक फियर ये है कि ये चाइना को बेसिकली, अगेन लाइक आई सेड, अगर चाइना ने ऐसा करना स्टार्ट कर दिया तो फिर आप क्या करोगे, राइट? अब जरूरी है कि हमारे कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो जिससे माइट ओवर लॉ, यानी कि माइट ओवर लॉ की जियोपॉलिटिक्स को खत्म किया जा सके। ठीक है, अब न्यूयॉर्क टाइम्स का एक एडिटोरियल कहता है कि वेनेजुएला फेंटानिल प्रोड्यूसर मेजर नहीं है। तो ड्रग ट्रैफिकिंग का जो कारण आपने दिया है दैट इज वेरी वीक एंड वेरी सिलेक्टिव। जो रियल मोटिवेशन लोगों के हिसाब से है वो ये दिख रहा है, रीस्टोर अमेरिकन प्री एमिनेंस इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, दैट इज द आइडियोलॉजिकल, यू कैन से, backdrop using which Make America Great Again campaign of Donald Trump has been designed, right? अब इसको भी एक मोनरो डॉक्ट्रिन से रिलेट किया जा रहा है, वो मैं आपको बताता हूं आगे क्या है। आफ्टर दैट ऐसा बहुत बार देखा गया है। निकारागुआ में भी यूएस ने 1984 में इंटरफेयर करा था। यूएस ने कॉन्ट्रास को सपोर्ट करा था वहां पे लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करने के लिए। आईसीजे ने बोला कि ऐसा इंटरवेंशन डिस्प्रपोर्शनेट था, इट वायलेटेड निकारागुअन सॉवरेनिटी, यानी इंटरनेशनली 1984 में अमेरिका के अगेंस्ट रूलिंग आ चुकी है। पनामा मैनुअल नोरिगा के केस में यूएस ने पनामा को इन्वेड किया
और उसके लीडर मैनुअल नोरिगा को ड्रग चार्जेस पे अरेस्ट कर लिया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने इस पूरे इन्वेजन को कंडेम किया। यूएस की कोर्ट ने बोला कि फोर्सिबल एब्डिक्शन डज नॉट बार जुरिस्डिक्शन, इंटरनेशनल लीगैलिटी डीम्ड अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। US courts did not, very strongly voiced against US agencies के operations, right? Sets precedent for trial despite illegal capture. मदुरो क्या है? मदुरो ये कह सकता है कि भाई मुझे गलत तरीके से डिटेन किया गया, मुझे सही तरीके से अरेस्ट करिए और फिर पुट टू ट्रायल करिए। आपने मुझे फोर्सिबली क्या कर लिया है? इलीगली कैप्चर कर लिया है, तो यू कैन नॉट पुट मी टू ट्रायल, ओके? बट अमेरिका पहले भी ऐसा मैनुअल नोरिगा के साथ कर चुका है। reinforces tension between international law as well as domestic courts। तो इसमें आप देख सकते हैं कि लीगल क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा हमें देखने को मिल रहे हैं। शी इज द लेडी जिनको इंटरिम प्रेसिडेंट की तरह चूज किया गया है बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ वेनेजुएला, ताकि उनकी गवर्नमेंट जो है वो कंटिन्यू होती रहे। तो ये शी वॉज फॉर्मरली वाइस प्रेसिडेंट। हर नेम इज डेल्सी रॉड्रिग्यू। She has assumed the role of acting president। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे। और मैंने आपको रशिया वाला पॉइंट तो बताया ही बताया है। अब रॉड्रिग्यू और ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में किस तरह का कम्युनिकेशन है, क्या है, वो आप देख सकते हैं कि बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है। अमेरिका कह रहा है कि हम लोग, शी इज वेरी कोर्टियस, शी इज रिस्पॉन्डिंग टू आवर कॉल्स, she is saying that we are going to do whatever you need and we are going to do it right, ऐसा डेल्सी का कहना है, right? Suggest early back channel diplomacy indicates US testing Rodriguez cooperativeness, Rodriguez cooperate करेंगी कि नहीं करेंगी। अब पॉलिटिकल बैकग्राउंड देखते हैं तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि ऑर्गे एंटोनियो रॉड्रिग्यू ये मदुरो के फादर रह चुके हैं, जिनको अरेस्ट किया गया था फॉर किडनैपिंग एन अमेरिकन बिजनेसमैन और ही डाइड इन कस्टडी इन 1976। इसके भाई की बात करो आप, सॉरी डेल्सी रॉड्रिगो की हम बात कर रहे हैं, तो इनके ऑर्गे रॉड्रिग्यू ये प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला की नेशनल असेंबली के और मदुरो के चीफ पॉलिटिकल स्ट्रेटेजिस्ट माने जा रहे हैं। ये मदुरो के राइट हैंड डेल्सी को भी माना जाता है, कम्युनिकेशंस और फॉरेन अफेयर्स संभालते थे, बिकेम वाइस प्रेसिडेंट इन 2018, राइट? Firmly rooted in Chavismo and social politics। Chavismo is nothing but Hugo Chavez नाम का एक political revolutionary रहा है in वेनेजुएला। तो वेनेजुएला की हिस्ट्री पे हमें नहीं जाना है, ना ही हमें ये सारे फैक्ट्स को याद करना है, लेकिन हमें ये पता करना है कि डेल्सी रॉड्रिगो एक कैपिटलिस्ट नहीं, एक प्रैग्मेटिक सोशलिस्ट की तरह मानी जाती हैं। कोई आइडियोलॉजी इनकी नहीं है, कम्युनिज्म से बिल्कुल भी रूटेड नहीं है। लेकिन ये कहना कि ये रशिया इसमें इंटरफेयर नहीं करेगा और रशिया विल हैव नो रोल टू प्ले इन दिस पर्टिकुलर इवेंट, दैट इज अ वेरी फार फेच्ड ओपिनियन, बिकॉज चाइना, रशिया, ईरान हैव condemned the US military interventions, voiced out. India did not say that. India said that we are watching the ongoing development very closely. It's a warning sign for everybody, but we want peace and security and stability in that particular region. All of that has, what official response of India has been, will also deal with that. Now, US officials saw Rodrigo as an acceptable candidate, believed she could be better suited to protect US energy interests. But then why not Maria Corina Machado? She has won the Nobel Peace Prize this particular year. 2024 elections was won by her, and 2025 Nobel Peace Prize was won by her. Why not she? Trump said that she lacks respect. I mean, is that how Trump will respond to the lady who has been a very staunch supporter of Donald Trump? Trump also believes that she does not have the governing support. She does not have the support of the bureaucracy in there, and that is why will Rodrigo align with US demands or pivot towards assertive nationalist resistance against what America has done? This is what is to be seen. Okay, now वेनेजुएला's ऑयल सेक्टर का भी टेक ओवर होने वाला है, ऐसा भी हमारे सामने एक एक्सप्लेन्ड सेक्शन आया है।
जो कि कह रहा है कि यूएस वेनेजुएला के पूरे तेल पे कंट्रोल कर लेगा। अब पॉइंट समझिएगा, आप इसको देख रहे हैं, मैं अगर अमेरिका की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, या अगर मैं अमेरिका हूं, तो मैं वेनेजुएला के पास अटैक करने क्यों जाऊंगा भाई? ड्रग ट्रैफिकिंग अगर इतना बड़ा कारक होता, इफ ड्रग ट्रैफिकिंग वाज सो मच अ स्ट्रॉन्गर रीजन, आई वुड हैव मिलिट्री इंटरफेयर्ड इनटू दैट पर्टिकुलर कंट्री और दैट पर्टिकुलर रीजन बहुत पहले। आज से ड्रग ट्रैफिकिंग का प्रॉब्लम थोड़ी है, 1980s से है, करेक्ट है भैया। 40-45 साल बाद ऐसे क्या कारण हो गए कि आपको ड्रग ट्रैफिकिंग के लिए एक कंट्री के प्रेसिडेंट को उठाना पड़ा? बात ड्रग ट्रैफिकिंग की नहीं है, बात है वहां पे मिलने वाले तेल की। दुनिया में आज गल्फ कंट्रीज का, फॉर दैट मैटर यूएई का, सऊदी अरेबिया का, ईरान का, इराक का, गल्फ कंट्रीज का इतना ज्यादा डोमिनेंस, प्रभुत्व क्यों है? क्योंकि उनके पास एनर्जी सप्लाई है, उनके पास ऑयल है। आज रशिया और इंडिया की दोस्ती, फॉर दैट मैटर रशिया और चाइना की दोस्ती इतनी प्रगाढ़, इतनी घनिष्ठ क्यों है? वाई दे आर लॉयलिस्ट ऑफ ईच अदर? because Russia was able to provide cheap oil to China and India. Okay, what if America takes control of Gulf of Mexico? What if America takes control of Venezuela and provides an alternative cheaper fuel to all countries which have huge population? Will not America be able to control the regional politics? Absolutely yes. Will not be America able to control international trade routes, because most of these trade routes oil passes through? Absolutely yes. All of these reasons are the primary reasons being indicated by these articles. Okay, it says that वेनेजुएला का जो ऑयल था वो बहुत ज़्यादा तो है, पर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी वेनेजुएला में नहीं है, क्योंकि यूएस ने सैंक्शंस लगा रखे हैं। दे डू नॉट अलाउ देम टू एक्सपोर्ट फ्रीली। देयर इज अ सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस, देयर इज अ क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट एंड देयर इज एन इल मेंटेन्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। दैट इज वाई ऑयल फील्ड्स आर अंडर यूटिलाइज्ड, refineries are dysfunctional, and whatever you see, companies are weakened. So sanctions don't just punish governments, they often cripple national infrastructure with long term effects. That is a seed for thought for you कि it is all happening. वेनेजुएला की ऑयल इतनी ज़्यादा बुरी कंडीशन में है, इतनी हालत ख़राब है because of US sanctions only, and yet this country takes over, attacks and takes over it, right? तो अब फ्यूचर सिनेरियो यही है कि अगर यूएस कंट्रोल करेगा वेनेजुएला को, तो और ज़्यादा ग्लोबल मार्केट में ऑयल फ्लो कर पाएगा और प्राइसेस जो हैं वो कम हो सकते हैं, राइट? ऑयल प्राइसेस रिस्पॉन्ड नॉट जस्ट टू इवेंट्स बट टू क्रेडिबल लॉन्ग टर्म सप्लाई चेंजेस एज वेल। अब ट्रम्प क्या चाहता है? ट्रम्प चाहता है कि सारे ऑयल के बड़े जो मेजर प्लेयर्स हैं वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के वेनेजुएला के ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करें, ताकि यूएस मार्केट और ग्लोबल मार्केट के लिए ऑयल प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। वेनेजुएला इज पंपिंग ऑलमोस्ट नथिंग कंपेयर टू व्हाट इट कुड। यूएस कंपनीज विल फिक्स द बैडली ब्रोकन इंफ्रास्ट्रक्चर। कॉमर्शियल इंटरेस्ट बिहाइंड मिलिट्री इंटरवेंशन। What is India? India stated that our refiners do not import Venezuelan crude oil, इसीलिए हम पे किसी भी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, हम वेनेजुएला से तेल नहीं खरीदते। Upward pressure on prices expected to be muted because India is world's third largest oil consumer. 88% of the crude needs import होती है, लेकिन हमारे लिए किसी भी तरह का वो पेन पॉइंट वेनेजुएला नहीं बनेगा, राइट? इंडिया की लॉन्ग टर्म अपॉर्चुनिटी क्या है कि अगर यूएस और वेनेजुएला की डील काम कर जाती है, राइट, तो सैंक्शंस कुड ईज और बी सस्पेंडेड, वेनेजुएला का ऑयल सैंक्शन फ्री हो जाएगा, हम हेवी क्रूड मंगा सकते हैं जो कि इंडियन रिफाइनरीज के लिए है, अपने सप्लाई ऑप्शंस को डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, प्राइस एडवांटेजेस सस्ते तेल का ले सकते हैं, और तो और ईरान, इराक, यूएई, सऊदी अरेबिया, गल्फ कंट्रीज जो आमतौर पे आइडियोलॉजिकली पाकिस्तान के साथ हो जाती हैं, जब भी कभी वॉर लाइक सिचुएशन होती है, हम उनको अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है? तो ये चीज हमारे लिए एक विंडोज ऑफ अपॉर्चुनिटी ओपन करता है। यस, वी स्टैंड विद द सॉवरेनिटी ऑफ वेनेजुएला। यस, इंडियन ऑफिशियल्स हैव क्लियरली स्टेटेड कि भाई देखो, हमें ऐसा
मतलब इसको हम प्रेसिडेंट की तरह नहीं ट्रीट करेंगे, राइट। लेकिन इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक फायदा हमें अभी फिलहाल देखने को मिल रहा है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की जो विदेश ओएनजीसी विदेश कंपनी है, उसने कुछ वेनेजुएला में कुछ कंपनीज हैं जिनमें स्टेक्स थोड़े खरीद रखे हैं। जैसे सान क्रिस्टोबाल नाम की कंपनी है, 40% स्टेक खरीद रखा है। कारा बोबो वन नाम की कंपनी जिसमें 11% स्टेक खरीद रखा है। $500 मिलियन का डिविडेंड है, यानी रिटर्न ऑन द शेयर्स है जो स्टक है ड्यू टू यूएस सैंक्शंस, राइट। 2024 में हमने कोशिश करी थी कि यूएस का अप्रूवल लेके हम अपना व्यापार तो कर पाए, लेकिन अभी तक वो सारी चीजें पेंडिंग हैं, राइट। तो ये हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे तो ये काफी डेप्थ में आपको लेके जा रहा है, शेवरॉन मॉडल किससे रिलेटेड है, क्या है। लेकिन आपको समझ आ गया कि ऑयल अल्टीमेटली एक स्ट्रेटेजिक वेपन है, ये फ्यूल नहीं है। मतलब it's not the source of economy or economic prowess, okay? Oil is also a strategic weapon because US intervention is driven by energy needs and geopolitics, right? That is what you understand. What is the symbolic parallel? So if you break it, you own it. कॉलिन पॉवेल ने इराक वॉर में बोला था कि एक तिजोरी है जिसने तोड़ ली, उसकी अंदर जो ट्रेजर है, जो कीमती चीजें हैं, वो तुम्हारी है। तो बात वही है कि तुम घुस गए अगर तो वो तुम्हारा है, तुमने अटैक कर दिया तो वो तुम्हारा है, तुम लड़के छीन ले गए तो वो तुम्हारा है। सिंपल सी बात है, कोई नियम कानून नहीं है जियोपॉलिटिक्स में, राइट। ट्रम्प के प्रॉमिस में यही कहा जा रहा है कि उसको पीस मेकर की देखा जा रहा है, वो एंडलेस वॉर्स को खत्म एक ही बार में करना चाहता है। अब ड्रामेटिक शिफ्ट देखा जा रहा है, ट्रम्प का मिलिट्री एजर्शन करना, ये एक ड्रामेटिक शिफ्ट है। पब्लिक रिएक्शन क्या था? यूएन प्लाजा सैन फ्रांसिस्को के खिलाफ के बाहर प्रोटेस्ट हुआ, ग्लोबल आउटरीच हुआ यूएस बॉम्बिंग का। रेजिम चेंज जो है वो एक लॉन्ग टर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी है, शॉर्ट टर्म मिलिट्री इंटरवेंशन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखना चाहिए। मोनरो डॉक्ट्रिन 1823 की है, उसको डॉनरो डॉक्ट्रिन बनाया गया। हाल फिलहाल सीरिया, नाइजीरिया में एयर स्ट्राइक करी है इन लोगों ने, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज उड़ाई हैं, ड्रग ट्रैफिकिंग बोट्स कैरिबियन आइलैंड्स के पास उड़ाई हैं, हाउदीज पे येमन के पास अटैक किया है, सोमालिया और इराक में मिलिटेंट्स को मारा है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ऐसा करते हुए आ रहा है। अब क्योंकि प्रेसिडेंट को पकड़ लिया है किसी कंट्री के, तो ये एक इंटरनेशनल हाइप बन गया है। इंटरपोल जैसी बॉडी का इस्तेमाल किया जा सकता था, रेड नोटिस, ब्लू नोटिस चीजें इशू कराई जा सकती थी, उसके बाद आप एक लॉ एंड ऑर्डर के चलते कर सकते थे, बट अमेरिका ने ये सब नहीं किया है। ऑल ऑफ दिस इज रिटन हियर दैट यू कैन सी। मोनरो डॉक्ट्रिन कुछ नहीं कहती, मोनरो डॉक्ट्रिन यही कहती है, प्रेसिडेंट जेम्स मोनरो की, कि यूरोपियन पावर्स को अमेरिका में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और लैटिन अमेरिका को यूएस का बैकयार्ड बना दो, यानी साउथ अमेरिका को यूएस का आंगन, बैकयार्ड बना दो, ताकि हम दुनिया की बाकी ताकतों पे नजर रख पाएं। ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। इंडिया ने बोला है, एक्सटर्नल अफेयर्स की मिनिस्ट्री ने बोला है संडे आफ्टरनून को, that India का support for the well-being of the Venezuelan people and call for peaceful resolution through dialogue. Recent developments in Venezuela are a matter of deep concern. We are closely monitoring the evolving situation. India reaffirms its support to the well-being and safety of the people of Venezuela. We call upon all concerned to address issues peacefully through dialogue, ensuring peace and stability of the region. The ministry also confirmed that the Indian embassy in Caracas is maintaining contact with members of the Indian community and will continue to provide all possible assistance. Well, India should also understand that this is a language of the 20th century, for that matter, post, you can say, World War II dynamics. Now, one who has the muscle has the power, right? And that is where you see, I have read it or heard it somewhere that history does not favors the truth, हिस्ट्री फेवर्स द माइट। इतिहास ने सच का साथ नहीं दिया है, इतिहास ने उसी का साथ दिया है जो ताकतवर रहा है। तो पीसफुल ट्रांजिशन रेजोल्यूशन अगर इतना कारगर होता तो इंडिया के जो भी डिस्प्यूट्स हैं, आई एम नॉट जस्टिफाइंग कि वॉर इज द ओनली वे, मिलिट्री इंटरवेंशन इज द ओनली वे, but it has to be done when it is to be done, it should be done when it has to be done.
There are no second thoughts to it. India should take lessons from Donald Trump and should rather start recalibrating its posture around international borders. And India is already doing that. But दुनिया के सामने तो कहना ही पड़ता है ना कि भाई हम अमन की आशा के साथ हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी. ऑयल रिलेशंस में मैंने आपको बताया ही कि ज़्यादा हमारा रिलेशंस ऑयल के साथ नहीं है. 2005 में हुगो चावेज वॉज द प्रेसिडेंट टू विजिट इंडिया. मनमोहन सिंह के साथ बात हुई थी. 2012 में मदुरो भी फॉरेन मिनिस्टर की तरह हमारे पास आए थे. 2013 में इंडिया ने सचिन पायलट को चावेज के फ्यूनरल में भेजा था. 15-16 में सुषमा स्वराज जॉर्ग ऑर्गे अरियाजा के साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनरल वीके सिंह काराकास गए थे. वाइस प्रेसिडेंट हामिद अंसारी ने नैम समिट वेनेजुएला में अटेंड करी थी. जयशंकर भी वेनेजुएला के फॉरेन मिनिस्टर से यूएनजीए में 2 बार मिले. 2023 में डेल्सी रॉड्रिग्यू भी इंडिया आई थी एलएसी कॉन्क्लेव में. डिप्लोमेटिक स्टाइल देखेंगे, केयरफुल है, इशू स्पेसिफिक है और किसी भी तरह का आइडियोलॉजिकल यू कैन से यूनियन और ग्रुपिंग नहीं है इंडिया और वेनेजुएला के बीच में. इंडिया की डिप्लोमेसी कंटिन्यूटी को प्रायोरिटाइज करती है, ना कि कॉन्फ्रंटेशन को. इंडियंस काफ़ी कम मात्रा में काफ़ी कम संख्या में, मात्रा कह रहा हूँ, काफ़ी कम संख्या में वेनेजुएला में देखते हैं. और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बोला है, आप आपके रिलेटिव्स को भी शेयर कर सकते हैं कि नॉन एसेंशियल ट्रैवल नहीं करना है, रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट रहेगा, एक्सट्रीम कॉशन मेंटेन करके रखिए. इंडिया का जो क्राइसिस के समय में रिएक्शन होता है वो कॉन्सुलर रियलिज्म पे होता है, रेटोरिक नहीं होता. कॉन्सुलर रियलिज्म मतलब अपने लोगों की मदद करो, उनको असिस्टेंस दो और ये सारी चीज़ें करो. अब ग्लोबल रिएक्शन क्या रहा है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं और यहीं पे जो हमारा आज का टॉपिक है वो ख़त्म हो जाएगा. दोस्तों, इस टॉपिक को ख़त्म करने के पहले, बिफोर आई एंड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, I want 2 or 3 things from you. Number 1, I want your honest reviews about the series, on the lecture, or you can say the content that you are receiving from me in this particular session. I want your honest reviews. If they are good, do tell me that. If they are bad, you should absolutely tell me that. I am very particular about student opinion. तो जैसे लास्ट टाइम मेरे एक वीडियो में किसी बच्चे ने लिखा था कि सर थोड़ी हिंदी का भी उपयोग किया करिए, मैंने पूरी तरीके से इस पर्टिकुलर वीडियो में, क्योंकि ये ट्रेंडिंग टॉपिक भी है, एक इम्पॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल सिनेरियो भी है, मैंने कोशिश करी है इसको बाइलिंगुअल रखने की. वॉज आई एबल टू डू दैट? वॉज आई एबल टू मेक यू दिस पर्टिकुलर टॉपिक सुपरफिशियली भी समझाया? क्या मैं कर पाया? आप मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा. आपको भी पता है कि आपके कमेंट्स को हम लोग बहुत पॉजिटिवली असेस करते हैं, स्क्रूटिनाइज करते हैं. तीसरी चीज़ है, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के किसी भी सेंटर में हैं, तो अपने नॉन एलपीटीएन फ्रेंड के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर करिए. और एट द एंड ऑफ द डे मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अगर क्लैट 2027 2028 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लॉ प्रेप ट्यूटोरियल के इंदौर सेंटर में भी आके तैयारी कर सकते हैं. सारे ही सेंटर जा सकते हैं, बट इंदौर सेंटर में आई एम रनिंग द शो हियर, आई एम रनिंग द सेंटर हियर, आई लुक आफ्टर द डायनेमिक्स. तो काफ़ी ज़्यादा हैंड होल्डिंग की गारंटी होती है. ऑल्सो ये एक नया स्टार्टअप टाइप सॉर्ट ऑफ थिंग है, तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा कमिटेड हैं अपने स्टूडेंट्स को रिजल्ट ओरिएंटेड अचीवमेंट दिलाने में. तो ये तो हो गई मार्केटिंग की बात, लेकिन सच में आपके कमेंट से मेरी आपकी दोस्ती होती है, मेरी आपकी ट्यूनिंग होती है. आप कमेंट सेक्शन में रिव्यू ज़रूर दो, वीडियो को हाइप करो, अपने क्लैट के फ्रेंड्स के साथ शेयर करो. और जो भी 9th और 10th में हैं, बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैंने सीरियस देखे हैं. मैं इंदौर के 30 से ज़्यादा स्कूल्स में जाके सेशंस ले चुका हूँ और मेरे 8th के बच्चे आके कहते हैं कि सर मुझे क्लैट करना है, इस साल में देना है, तो मैं अभी से क्या करूँ. तो 8th 9th 10th आपके स्कूल के जूनियर्स हैं, आपके भाई बहन हैं, छोटी उम्र में हैं और काफ़ी आर्ग्यूमेंटेटिव हैं, तो आप उनके साथ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल के ज़रूर शेयर करते रहा करो. ज्ञान बढ़ाने से बढ़ेगा, बांटने से 100% बढ़ेगा. और हमें कमेंट सेक्शन में आपका प्यार, स्नेह, आभार, गुस्सा, नाराज़गी, कोई भी मदद आपको चाहिए हो तो हमें ज़रूर बताते रहे. अब लास्ट में हम डिस्कस करेंगे कि क्या रहा ग्लोबल रिएक्शन. ग्लोबल रिएक्शन में रशिया ने, it was the first country to condemn the US action, called it an armed aggression.
ऑब्वियसली फॉर सिंपल रीजन कि अमेरिका भी रशियाज इंटरवेंशन इनटू यूक्रेन को सपोर्ट नहीं करता है। यूरोपियन यूनियन ने कुछ नहीं बोला है, रिस्ट्रेंट रखो, दूर रहो, यूएन चार्टर को फॉलो करो, यही पोजीशन मेंटेन करी है। लैटिन अमेरिका में चिली और कोलंबिया जैसी कंट्रीज ने अपने कंसर्न्स एक्सप्रेस करे हैं। G20 भी साइलेंट है। इंडिया ने बोला कि मेरे प्रिंसिपल स्टेक्स जो हैं वो प्रिंसिपल पॉइंट ऑफ व्यू पे काफ़ी ज़्यादा हाई हैं कि क्या एक मेजर कंट्री किसी छोटी कंट्री के साथ ऐसा कर सकती है। पॉलिटिकल स्टेक्स में कोई नुकसान नहीं है और किसी भी तरह की जल्दी नहीं है टू मेक अ स्टेटमेंट। यूएस का जो एक्शन है वो ट्रम्प 2.0 नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी NSS से ताल्लुकात रखता है, जो कि ये मैंडेट करता है, डॉनरो डॉक्ट्रिन पे मोटिवेटेड है कि यूएस का डोमिनेंस अर्थ के वेस्टर्न हेमिस्फेयर पे वापस से लाना पड़ेगा। इंडिया साइलेंस इज नॉट अप्रूवल, इट इज स्ट्रेटेजिक पॉज बिटवीन प्रिंसिपल्स एंड पावर। That's all from this particular topic. This is an ongoing story, developing story. More updates will be coming to you from this particular topic. Till then, keep hustling hard. All the very best for your preparation ahead. See you guys in the next session. This was Harshvardhan Tripathi signing off.